नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद भी हैं। वक्फ बिल को लेकर के जहां एक तरफ कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत बीजेपी के तमाम नेता और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के यानी मुसलमान कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के घर घर जाकर उन्हें वक्फ बिल के बारे में समझाएंगे। आपको बता दें कि जन जागरण अभियान शुरू किया है। इसके तहत आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में वक्फ जन जागरण अभियान के तहत इस बिल पर चर्चा करेंगे। इस दौरान लगातार देश के अंदर कई और संगोष्ठी होनी है, जिसमें यह बताया जाएगा कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आपको बता दें कि आज ही दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में एक बड़ा इज्तिमा बुलाया गया। इस बड़े प्रोग्राम के दौरान तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने इस बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम हर लड़ाई जहां तक हो पाएगी उसको लड़ेंगे और इस बिल को हम सुप्रीम कोर्ट के जरिए चुनौती देकर इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लगातार विवाद गहराया हुआ है। अब बीजेपी और विपक्षी दल लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी का कहना यह है कि देश के अंदर मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए इस वक्त इस बिल की आवश्यकता है। ऐसे में इस बिल को लेकर के लगातार बीजेपी अपनी तरफ से अलग अलग तर्क दे रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का कहना यह है कि बीजेपी की जो नज़र है वो देश की प्रॉपर्टीज़ पर है, वक्फ की जो संपत्ति है उस पर बीजेपी की नज़र है और इसीलिए बीजेपी इस तरह के बिल लाकर संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमानों के साथ इस देश के अंदर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जैन मंदिर के बाद अब और कई अल्पसंख्यकों का नंबर आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहीं न कहीं उन्होंने एक ही जात के लोगों की तैनाती को लेकर सवाल उठाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ बताना चाहिए कि कितने लोग जिलों पे एक ही जात के हैं, तैनाती मिली है। ऐसे में मुख्यमंत्री को स्वयं बताना चाहिए मीडिया के सामने, जिस तरह से उनके अधिकारी बता रहे हैं। इस तरह की बात को कहकर उन्होंने कटाक्ष किया है सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से डीजीपी का बयान आ रहा है, आप सोचिए कि इस बयान को मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वाकई ये सही है या गलत। अधिकारी आगे आकर अपनी बात को रख रहे हैं, जबकि जो डेटा है, अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे चित्रकूट की बात करें या महोबा की बात करें तो तमाम ऐसे जनपद हैं जहां पे यानी सिंह समाज यानी ठाकुर लोगों की तैनाती की गई है। इस तरह का आरोप अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लगाया है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस डेटा को हमने निकाला था, आप अब देखोगे उस डेटा को भी गायब कर दिया है। लेकिन बात में जो सच्चाई है वो सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये भी कहा अखिलेश यादव ने कि पूरे मामले को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बात रखनी चाहिए। जिस तरह से अधिकारी उनकी बात का जवाब दे रहे हैं, जो सीएम को तय करना है, बताना है, वो बात खुद अधिकारी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है और जो डाटा है वो पूरी तरह से 100% सही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि युवजन सभा के तमाम नौजवानों को ये काम दिया है कि वो जिलों में जाकर पूरी एक सूची बनाएं ताकि एकदम से क्लियर हो पाए कि जो भी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहाँ पर किन जातियों के अधिकारियों की तैनाती हुई है। कैमरामैन सुजीत के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत में जागरूकता के अभाव में या यूं कहें कि जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते परिवहन निगम की गुड सैमरिटन योजना जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। यह योजना सड़क हादसों के घायलों को समय से अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाने के लिए संचालित की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि अगर कोई हादसे में घायल सड़क पर तड़पते व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराएगा
तो उसे गुड सैमरिटन यानी नेक इंसान के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। योजना में 5,000 रुपये नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है, लेकिन इस योजना को स्वास्थ्य व परिवहन निगम के अफसर बेहतर ढंग से अभी तक धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। यही वजह है कि साल 2023-24 में 11 और 2024-25 में सिर्फ 3 ही नेक इंसान मिल सके हैं। 2024-25 यानी एक साल में महज 3 जिम्मेदारों ने ही अपने वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि इन्हें नेक इंसान के पुरस्कार से सम्मानित तो किया गया, लेकिन इन्हें प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिल सकी है। जागरूकता का अभाव ही मेन कारण नजर आ रहा है, जिससे इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं इस योजना की पूरी प्रक्रिया, जिससे आप भी नेक इंसान बनकर 5,000 के नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से नवाजे जा सकेंगे। दरअसल अगर कोई हादसे में सड़क पर घायल तड़प रहा है तो आप उसे समय से अस्पताल में पहुंचाकर उपचार दिलाएं। इसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाने की सूचना पुलिस को दी जाएगी। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति नेक इंसान को पुरस्कृत करने के लिए चुनेगी। मूल्यांकन समिति चयनित नामों की सूची परिवहन आयुक्त को भेजेगी। परिवहन निगम नेक इंसान के बैंक अकाउंट में पुरस्कार की राशि भेजेगा। इस कमेटी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी शामिल होंगे। हालांकि जिम्मेदार भी योजना के प्रचार प्रसार के लिए रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज़, पीलीभीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशांत दुबे के बयान से जो है राजनीतिक गलियारों में जो है काफ़ी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने ये बयान दिया है कि देश के अंदर जितने भी धर्म युद्ध हो रहे हैं सभी में कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो है हस्तक्षेप रहता है। सुप्रीम कोर्ट को जो है अपने सीमा में रहना चाहिए। अगर संसद और विधानसभा है तो फिर जो है उनको क्या ज़रूरत। इन बयानों से जो है काफ़ी जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा हुआ है। इसी कड़ी में जो है CPI के नेता डी राजा ने जो उस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि जो निशांत दुबे जो बयान दिए हैं कहीं ना कहीं जो है ये देश हित के लिए बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस पर जो है अंकुश लगाना चाहिए, लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है कहीं ना कहीं जो है देश हित के लिए जो उकसाऊ बयान है। इसी कड़ी में जो अखिलेश यादव ने भी कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जात पात की राजनीति करते हैं। अगर कोई भी अगर जो है देश के जो सबसे अगर जो है न्यायालय है तो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। सभी को अगर इंसाफ मिलता है तो न्यायालय से मिलता है, चाहे नेता हो, प्रतिपक्ष हो या सत्ताधारी दल हो, सभी को जो है अपनी गरिमा में रखकर जो है बयान देना चाहिए, ताकि जो है देश के अंदर जो है इस तरह की बयान, भड़काऊ बयान से जो है देश में जो है लोगों के बीच में आहत ना पहुँचे। इस बयान के कड़ी में जो है सभी दल जो है जितने भी विपक्ष के लोग हैं सभी जो है कहीं ना कहीं जो है कटाक्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जो अध्यक्ष है JP नड्डा जी, उनका एक बयान आता है। वो कह रहे हैं कि ये जो है निशांत दुबे हो या दिनेश का जी हो, उनका जो भी बयान है, उनका जो व्यक्तिगत बयान है, उनके बयान से हम लोगों का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि हमारा जो है सबसे ज़्यादा जो है हम लोग CGI सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखते हैं, न्यायालय पर भरोसा रखते हैं। जो लोग अगर ऐसा बयान दिए हैं तो वो बयान दिए हैं तो उनका एक व्यक्तिगत बयान है। इसी कड़ी में जो देश के जो है अंदर जो है मुर्शिदाबाद में अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम को दंगा को लेकर भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कई तरह के बयान दे रहे हैं। वहाँ पर अगर देखा जाए कि मुर्शिदाबाद में जो है हिंदू जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ से पलायन कर गए हैं, वक्फ बिल को लेकर जो है काफ़ी देश के अंदर जो घमासान मचा हुआ है। तो क्या ये राजनीतिक साजिश और देश के हित के लिए होना चाहिए? देश में जो है अनेकता में एकता होना चाहिए। सभी दल को, चाहे राजनीतिक पार्टी जितने भी है, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, चाहे पक्ष के लोग हो, चाहे जो है विपक्ष के लोग हो, सभी लोगों को जो है एक साथ आना चाहिए, जिससे जो है देश में आहत ना हो, देश के नागरिकों को जो है आहत ना पहुंचे। क्योंकि सबसे बड़ा अगर भरोसेमंद है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। लोग अगर जो है इधर उधर अगर भटक जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाते हैं अपने इंसाफ के लिए, अपने मदद के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर जो है बंद करने का जो निशांत दुबे ने जो अपना बयान दिया है, उनके बयान से जो भड़काने का जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं जो उनके बयान से जो है
जितने भी विपक्ष हो या पक्ष के जो नेता है सभी उनसे आहत हो चुके हैं। आप देख, सुप्रीम कोर्ट ने जो है निशांत दुबे के इस विवादित बयान पर जो है उन्हें वारंट भी जारी कर दिए हैं, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिए हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से मनीष कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। में हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने में अब मात्र कुछ दिन बाकी बचे हैं। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के अंदर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। तो उसका पलटवार करते हुए कहीं ना कहीं आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने साफ तौर पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को प्रभावित करने का काम करती है और जिसके लिए वो षड्यंत्र रच रही है। और जो षड्यंत्र है पहले भी कई बार कांग्रेस की तरफ से रचा गया है और एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ये षड्यंत्र रच रही है और लोगों को बहकाने का काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो ऐतिहासिक हो, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार ने तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई है। और इसकी वानगी इससे लगाई जा सकती है कि 19 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि पंजीकरण कराया है। और अब देखिएगा कि चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होने वाली है। लेकिन वही विपक्ष की तरफ से जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं उस पर महेंद्र भट्ट ने कहीं ना कहीं चुस्की भी ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपना काम नहीं कर सकती है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेस बिना बात के मुद्दे बनाने का काम उत्तराखंड के अंदर करती है। और इसी तरीके से देखा जाए कि जो षड्यंत्र है वो कांग्रेस की तरफ से रचा जा रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। वक्फ कानून को लेकर के उत्तराखंड में सियासत गर्म है। एक तरफ जहां बीजेपी जन जागरण अभियान चलाए हुए है, जिसके तहत 20 अप्रैल से लगा के 5 मई तक बीजेपी गांव-गांव में, शहर-शहर में जा रही है, घर-घर जा रही है और लोगों को ये समझा रही है कि वक्फ संशोधन बिल का कितना प्रभाव गरीब मुसलमानों और देश के हित में पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सियासी शगुफा मान रही है और लगातार वो केंद्र सरकार पे आक्रामक है कि केंद्र सरकार यह एक समुदाय विशेष को परेशान करने के लिए बिल ले आई है, उनकी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने के लिए बिल लाई है। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। जबकि उसके उत्तर में उत्तराखंड बीजेपी की अगर बात करें तो जन जागरण अभियान अपने शबाब पे है और 20 अप्रैल से ये अभियान शुरू हुआ है और 5 मई को ये अभियान जाकर के ख़त्म होगा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री समेत तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच संवाद करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वक्फ संशोधन बिल का क्या लाभ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां कहते हैं कि इस बिल को लाने का उद्देश्य सिर्फ गरीब मुसलमानों का हित साधना है और देश हित है, वहीं बीजेपी के नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स कहते हैं कि कांग्रेस इस मामले में दोहरा रवैया अपनाती है। तुष्टीकरण का काम कांग्रेस का इतिहास रहा है और इसीलिए कांग्रेस जहां एक तरफ मुसलमानों के हितैषी होने की बात करती है, लेकिन वक्फ बिल पे वो गंदी राजनीति कर रही है और मुसलमानों को बरगला रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है और वो अभी भी मुसलमानों को वोट बैंक समझती है और उसे लगता है कि वक्फ संशोधन बिल पे राजनीति करके वो किसी वोट बैंक को हासिल कर सकती है। उन्होंने कहा लेकिन मुसलमान जागरूक हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन तक पहुंच रही है, उनके हितों को बता रही है और उनको किसी भी गंदी राजनीति का शिकार नहीं होने देगी। तो जिस तरह से प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सियासत और तेज होगी और दोनों ही पार्टियां वक्फ संशोधन बिल पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हुई नजर आएगी। प्रदेश का माहौल भी खराब हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और किसी भी तरह की घटना से निपटने का दावा करता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि वक्फ संशोधन बिल पे हो रही सियासत, राजनीति कहाँ जाकर के रुकती है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।
राजधानी लखनऊ में आज आईएएस लॉबी के बड़े ट्रांसफ़र देखने को मिले, जहां राजधानी लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनकी ईमानदारी के बदौलत उनको यूपी नेडा के साथ साथ ऊर्जा सचिव बनाया गया। खासकर ईमानदारी के इनाम के तौर पे सरकार के द्वारा उनका ट्रांसफ़र ऐसी जगह किया गया है जो कि ऊर्जा विभाग की सबसे उच्चतम पोस्ट है। साथ ही साथ उनके कार्य से खुश होकर कार्य की निगरानी को देखते हुए उन्हें यूपी नेडा का भी सचिव बनाया गया है। ऐसे में अब राजधानी लखनऊ के नए नगर आयुक्त होंगे गौरव कुमार। गौरव कुमार पहले सीडीओ के पद पर थे प्रयागराज में, साथ ही साथ राजधानी लखनऊ के एलडीए के एलडीए में भी कार्यरत रह चुके हैं। और गौरव कुमार के बारे में बताया जाता है कि गौरव कुमार की जो ज़िंदगी है वो 3 जिगरी दोस्तों की कहानी से प्रेरित हुई है और उस कहानी के अहम किरदार गौरव कुमार यानी कि आने वाले नवनियुक्त नए नगर आयुक्त गौरव कुमार की। साफ तौर पर अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में जो इंद्रजीत सिंह नगर आयुक्त रहे, उनके कार्यकाल में नगर निगम को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी का सामना देखना पड़ा। नगर निगम में जो कार्य प्रणालियाँ थी वो बेहतर हुई, कर्मचारियों के कार्यों में सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप अब जाकर के लखनऊ नगर आयुक्त को तकरीबन 3 साल कमान संभालने के बाद एक नए पद की जिम्मेदारी मिली है और वो नया पद है ऊर्जा विभाग का। ऊर्जा विभाग के साथ साथ यूपी नेडा की बड़ी जिम्मेदारी है लखनऊ के जो इंद्रजीत सिंह जो पूर्व नगर आयुक्त के पास। साफ तौर पे इस बार की गंभीरता को समझना होगा कि किस तरीके से लखनऊ के कार्य किए जाने के कारण उन्हें इस बार सीधे इतने बड़े पद पर पदोन्नति मिली है। वहीं राजधानी लखनऊ के नगर आयुक्त के तौर पर गौरव कुमार को पोस्टिंग मिली है। गौरव कुमार अपने आप में बेशक ईमानदार अधिकारी बताए जाते हैं। हालांकि लखनऊ नगर निगम जो है वो बेहद वीवीआईपी है और यहाँ कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है। देखना ये होगा कि राजधानी के कार्यकाल को, राजधानी के कार्यखंड के इस कार्यकाल को किस तरीके से गौरव कुमार बेहतर तरीके से चला पाते हैं और जनता पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ये विभाग किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। पूरे देश भर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के राजनीति जो है गरमाई हुई है और लगातार कांग्रेस के नेता रोड से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में पूरे देश भर में जो है कांग्रेस जो है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसी कड़ी में जो है आज छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है सुप्रिया श्रीनेत ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से केस जो है झूठ है और ध्यान को भटकाने के लिए इस तरीके के जो है चाल जो है केंद्र की सरकार चल रही है और ये पूरा इस केस को उन्होंने झूठा बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार जो है विपक्ष के नेताओं को के आवाज को जो है दबाने का काम जो है केंद्र की सरकार कर रही है। जिन लोगों ने जो है जिन लोगों ने भाजपा का दामन थामा और उसके दामन थामा, उन सभी का जो है केस जो है माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आवाज बुलंद करते हैं उन्हें कहीं न कहीं ईडी, सीबीआई जैसे कई केसों पर जो है फंसाया जाता है, ऐसा उसका कहना। इसके साथ ही उन्होंने और कई मुद्दों को लेकर के जम करके जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के जो है डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार की भक्ति में लीन है और इसीलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से जो है चार्जशीट दाखिल की है वो पूरे तथ्यों के आधार पे जो है ईडी ने पेश की है, लेकिन कांग्रेस जो है गांधी परिवार के भक्ति भजन में इस तरह डूबी है इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा उसका कहना था। इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल सियासत जारी है। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज, रायपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां दलित बस्ती में
तेज रफ्तार कार का विरोध करने पर दलित समाज के 4 लोगों को थार कार से कुचल दिया गया, जिसमें एक 65 वर्षीय शीला देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां पर उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पीएससी भी गाँव में तैनात की गई है। आपको बता दें कि ये घटना जनपद बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सुनहरा की है, जहां पर दलित बस्ती से कार सवार ठाकुर समुदाय के जो लोग थे वो निकलकर जा रहे थे, और जब दलित बस्ती के लोगों ने तेज रफ्तार का विरोध किया तो गुस्साए जो लोग थे उन्होंने पहले उनके साथ मारपीट की, और जिसके बाद हर कार से उनको कुचल दिया, जिसमें एक जो वृद्ध महिला थी उनकी मौके पर ही मौत हो गई, और 3 लोग और जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस घटना की स्थिति को देखते हुए जिले के आला अफसर मौके पर पहुंचे और वहां स्थिति को काबू में किया। हालांकि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, और जो लोग हैं उनमें भारी रोष देखने को मिल रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है। बुलंदशहर में इससे पहले भी दलितों पर अत्याचार की जो तस्वीर है वो देखने को मिली है। आए दिन उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार विपक्ष इस समय सत्ताधारी पार्टी पर हावी हो रहा है और दलितों के अत्याचार को लगातार उठा रहा है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर कोतवाली देहात में 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि जो फरार आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।